स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज पेरिस में एआई एक्शन समिट की करेंगे सह अध्यक्षता। मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे पीएम मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आयोजित किया रात्रि भोज। प्रधानमंत्री ने मैक्रों और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से की बातचीत। कहा, अपने मित्र राष्ट्रपति से मिलकर खुशी हुई। लोकसभा में आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जबकि राज्यसभा में आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बीजेपी में मंथन जारी, तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान अपने विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में करेंगे मुलाकात। और महाकुंभ में अब तक 44 करोड़ 74 लाख लोगों ने किया स्नान। कल माघ पूर्णिमा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए यातायात के विशेष इंतजाम। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से जुड़ी हुई खबरों के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। उनके पेरिस पहुंचने पर एयरपोर्ट पर फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने अगवानी की। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जब प्रधानमंत्री का विशेष विमान पेरिस पहुंचा, उस वक्त बारिश हो रही थी। आज पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एआई के खतरे, एआई नियंत्रण, एआई की सेवाएं और उसके फायदे सभी देशों के द्वारा समान रूप से उपयोग में लाए जाने को लेकर चर्चा होनी है। सम्मेलन में 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। कई देशों के प्रमुख, सरकार प्रमुख और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत कई स्टार्टअप और तकनीक को विकसित करने पर जोर दे रहा है। रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, ट्रांसलेशन में भारत के एआई स्टार्टअप काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे और विस्तार देना चाहते हैं और निवेश को भारत में आकर्षित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने पहुंचे। मैक्रों ने पीएम मोदी का खुले दिल से स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुलाकात पर खुशी जताई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के सम्मान में इस भोज का आयोजन किया था। फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पीएम मोदी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि उन्हें राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 क्षितिज कार्य योजना पर प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए ऐतिहासिक शहर मार्सिले की यात्रा भी करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को मजारगिर्ज युद्ध समाधि स्थल में श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेरिस में मौजूद भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यही उत्साह पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर भी लोगों में दिखाई दिया।
जोश है प्रधानमंत्री के लिए। आप बताइए कैसा लग रहा था प्रधानमंत्री को देखकर? जी, ये जोश और उत्साह बिल्कुल पीक ऊपर है और मोदी जी को मिलने का उत्साह की तो कुछ बात ही नहीं हो सकती है। और मोदी जी जब से आए हैं तब से सनातन हिंदू मंदिर का पूरे विश्व में डंका बन रहा है, हमारे सनातनी हिंदुओं का। और इधर पेरिस में भी बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग जुड़िए पेरिस। आप बताइए कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिलकर? एक्साइटमेंट बस एक्साइटमेंट है। What about you? So happy to see the Prime Minister Modi. It's an honor. Thank you very much. Thank you. It is a proud moment. आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, एक प्राउड मोमेंट है क्योंकि हम भी यहाँ पे पेरिस में रहते हैं। मोदी जी को देख के, उत्साह देख के बहुत बहुत ज्यादा हम तो यही चाहते हैं कि फ्रांस के भी प्रेसिडेंट मोदी जी क्रेज देखिए। We are IT guys. We welcome Modi ji for the IT AI summit here in Paris. और we represent the IT force working in Paris. हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम गुजरात को सपोर्ट करेंगे, पूरी इंडिया को सपोर्ट करेंगे, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट करेंगे। मोदी जी मेरे को जोश है, क्या जोश है, देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पेरिस में और जोश जो है आपने सच में बोल रहा है पेरिस से। क्या बस राकेश के साथ में तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। और पेरिस के बीएपीएस स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। संभावना है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2026 तक पूरा हो जाएगा। ये फ्रांस और भारत की संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम करेगा। मंदिर के निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों से बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। बैप्स मंदिर के बारे में किसने नहीं सुना है? भारत के अलग अलग जगहों पे आप देख पाएंगे, अब तो विश्व में अलग अलग जगह पे देख सकते हैं। लेकिन मैं फ्रांस में हूं, एआई समिट के लिए आया था और यहां पे मुझे दिखा भारतीय संस्कृति का एक अजब तरीका, क्योंकि यहां पे बन रहा है बैप्स का पहला फ्रांस में मंदिर जो कि शानदार मैग्निफिसेंट होने जा रहा है। यहाँ तो मंदिर बनने का संकल्प जो हमारे गुरुजी थे योगी जी महाराज, उसने 50 साल पहले किया था। उसके बाद प्रमुख स्वामी महाराज जी ने 30 साल जब यहाँ अलग अलग समय पे आए थे यहाँ भक्तों को मिलने के लिए, तब भी उसका विजन था कि यहाँ एक सुंदर सा बड़ा मंदिर होने चाहिए जहाँ भारतीय संस्कृति, हमारे सब वैल्यूज़ और सब हमारा जो धर्म के लिए जो हम जो बच्चे लोग को सब सिखाते हैं, आने वाली पीढ़ियों को सिखाते हैं, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, तो उसके लिए भी एक स्थानिक जगह होनी चाहिए। तो ये मंदिर का ऐसे निर्माण पहले से हुआ था। अब तक ये मंदिर तैयार होने की उम्मीद है? ये मंदिर सितंबर का प्लान है, 2026 के था। इतने मुश्किल हालातों में ये क्या आपको मूव करता है कि यहाँ पे करना है मंदिर? मंदिर तो करना है, हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है कि यहाँ पे मंदिर हो रहा है और धन्य होगी, लेकिन फिर भी ख़त्म करना है, ये मंदिर करना ही है। फ्रांस की अगर बात करूँ तो शायद वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा हम देख पा रहे हैं रिलीजन एक पूरा का पूरा इन्होंने बनाया हुआ है जगह जहाँ पे दी है। यहाँ जो एस्प्लेनाड है सब धर्म की स्थान जगह है, सब मस्जिद भी है, सिनागॉग भी है और चर्च भी है और ये मंदिर भी आएगा। तो सब एक साथ रह के, क्योंकि सबका सिर्फ एक ही मैसेज है, सनातन मैसेज जो सनातन धर्म है, सबका मूल्य तो सिर्फ यही है कि सबको एक साथ में संगठन में साथ चलना चाहिए और सबको पॉजिटिव जो है ऐसे वैल्यूज सिखानी है। तो इसलिए ये एस्प्लेनाड पे ये मंदिर भी हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो मूल्य है वो सबको सिखाएगी। गौरव तो है और एक पॉजिटिवनेस यहाँ पे वो प्रचार करेगा और सब मिलके वो होने वाला है, इसलिए बहुत आनंद की बात है। आनंद की बात है, भारत सनातन धर्म का जो असल मूल है कि सबको साथ लेके एक साथ चलने का, वो यहाँ पे फ्रांस के ठीक बाहर, पेरिस के ठीक बाहर हमें देखने को मिलेगा इस बैप्स मंदिर के जरिए। कैंपस राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, फ्रांस। और इधर संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज लोकसभा में बजट 2025-26 पर चल रही चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। वहीं राज्यसभा में बजट पर कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न पूछेंगे। इसके साथ ही शून्यकाल के दौरान सांसद लोकहित से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त संसद के बजट सत्र का पहला भाग चल रहा है। ये भाग गुरुवार 13 फरवरी को समाप्त होगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले महीने 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगी।
और एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की कल से बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरुआत हो गई है। एरो शो 2025 में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित सेमिनार को संबोधित करेंगे। इस सेमिनार का विषय है हवाई युद्ध के लिए मानव रहित टीमें, अवधारणा से लक्ष्यीकरण तक। इसके साथ ही रक्षा मंत्री डीआरडीओ की ओर से आयोजित सेमिनार को भी संबोधित करेंगे। इस सेमिनार का विषय है डीआरडीओ उद्योग का तालमेल विकसित भारत की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी भी करेंगे। ये सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित एक और सेमिनार में भी भाग लेंगे। इस सेमिनार का विषय है नवाचार उत्कृष्टम भविष्यम। 2 साल में एक बार होने वाले ये एयर शो 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई अत्याधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेंगी। वहीं आज से दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया एनर्जी वीक 2025 शुरू होने जा रहा है। इंडिया एनर्जी वीक का ये तीसरा एडिशन 14 फरवरी तक चलेगा। 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला IW25 मंत्री स्तरीय और CEO की भागीदारी, प्रदर्शनी स्थल और सत्रों की संख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम होगा। IW 2025 के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक का ये एडिशन पिछले सभी एडिशन से काफी विस्तृत, विविधतापूर्ण और प्रभावी होगा। IW25 is poised to be bigger, diverse and more impactful than its previous 2 editions. It will span 1 lakh square meters. Compared to IEW 23 and 24, this one will have 65% higher exhibition space, which will here be 28,000 square meters. 105 conference sessions, which is 24% higher than 23 and 15% higher than last year. More than 70,000 delegates, which is 55% higher than 2024 and 89% higher than 2023. 500 speakers from India and abroad, which is 38% higher than 2024 and 58% higher than 2023. It will have 700 plus exhibitors, which is 57% higher than 2024 and 115% higher than 2023. और दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब सरकार बनाने को लेकर मंथन चल रहा है। बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में विधायकों और शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीट जीतकर भाजपा ने लगभग 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से वापस आने के बाद दिल्ली के सीएम चेहरे से पर्दा उठ सकता है। वहीं दिल्ली की सत्ता हाथ से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी चुनाव विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज अपने विधायकों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। तो प्रयागराज महाकुंभ की भव्य, दिव्य और अलौकिक छवि से प्रभावित होकर देश और दुनिया भर के सनातनी तीर्थराज प्रयाग नगरी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 29 दिनों में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। सोमवार को भी महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स के अनुसार सोमवार को प्रयागराज में 1.17 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसमें पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले 1.07 करोड़ श्रद्धालु समेत 10 लाख साधु संत और कल्पवासी शामिल हैं। वहीं 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 44.74 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यही नहीं, महाकुंभ में पिछले 3 दिनों में 4.25 करोड़ लोग संगम में पवित्र स्नान भी कर चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर सीएम ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। वहीं प्रयागराज महाकुंभ के मेला क्षेत्र में माघी पूर्णिमा को लेकर यातायात प्रबंधन के लिए कई उपाय किए गए हैं। माघी पूर्णिमा पर्व से पहले प्रशासन ने 10 फरवरी की रात 8 बजे से ही महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रशासनिक, चिकित्सकीय वाहनों के अतिरिक्त सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है। ये प्रतिबंध 13 फरवरी की रात 8 बजे तक जारी रहेगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग रूट से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 36 पार्किंग स्थल बनाए हैं। जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, चित्रकूट, कानपुर, कौशाम्बी, लखनऊ, प्रतापगढ़ और अयोध्या प्रतापगढ़ से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। साथ ही संगम आने जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं के लिए भी अलग मार्ग चिन्हित किए गए हैं। वहीं महाकुंभ में पाकिस्तान के कराची से आए पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत स्वामी रामनाथ मिश्र ने आस्था की डुबकी लगाई। वीजा की व्यवस्था के लिए महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष रूप से धन्यवाद दिया है। सरकार ने इनके आवेदन पर इन्हें और इनके पूरे परिवार को स्पेशल 5 शहरों का वीजा उपलब्ध कराया। डीडी न्यूज के संवाददाता अजय मिश्र ने की महंत स्वामी रामनाथ मिश्र से खास बातचीत। महाकुंभ 2025 में पाकिस्तान, सीमा पार पाकिस्तान से पधार रहे हैं रामनाथ मिश्र जी और इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान में सनातन धर्म को सुरक्षित रखने की। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, महाकुंभ के अनुभव पर से बात करते हैं। कैसे आप आए? मुझे सबसे पता चला कि आप हरिद्वार गए बहुत सारी अस्थियों को लेकर। जी हाँ, 400 अस्थियाँ जो लेके आए हैं और 400 अस्थियाँ जो हैं वो 8 साल से इंतजार में थी कि हरिद्वार में सती घाट पर जो है उनका विसर्जन हो और उनकी इंतजार अब ख़त्म हुई और 144 साल बाद का जो महाकुंभ का स्नान था उस समय पर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो हमें, बीजेपी सरकार ने जो है हमें वीज़ा दिया और वीज़ा जो है वो हरिद्वार का और उत्तराखंड का दिया गया था। तो उसमें दिक्कत हो रही थी कि हम महाकुंभ के स्नान में कैसे आए। तो उस समय पर जो है हमें जो याद किया तो हमने एक पत्र जो है योगी आदित्यनाथ जी को लिखा। तो उन योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इस कार्य को देखते हुए हमें 5 जगहों का जो है वो वीज़ा दिया, जिसमें गोरखपुर जो है हमारा वैसे ही नाथ संप्रदाय का है तो गोरखपुर का दिया और प्रयागराज का दिया, फिर उसके बाद अयोध्या, काशी, मथुरा। तो बहुत कृपा हुई पंचमुखी हनुमान जी की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती माता की कि उन्होंने हमें धर्म कार्य दिया और उस धर्म कार्य के 144 साल बाद के इस कार्य में जो है हमें वीज़ा का कार्य दिया। इससे हम बहुत ही, और मेरे परिवार पूरा उनको वीज़ा मिला तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। ये जो हिंगलाज मंदिर जिसकी जिम्मेदारी भी आप संभाल रहे हैं वो कितनी दूर है कराची से? कैसे आप संभालते हैं? कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं और कैसे आम इंसान जो कि भारत में है वो हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जा सकता है? श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर का हमारे पर एक बड़ा कार्य रहता है। हिंगलाज माता पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो सभी लोग जाते हैं और बहुत तरीके से जो है वो उधर मेला भी लगता है और हर चैत्र मास में और हर नवरात्रि के दिनों में जो हमारी 4 नवरात्रि आती हैं उन नवरात्रियों में भी जो है उनकी पूजा रहती है। और जब एक मेला जब आता है, जैसे चैत्र मास का कार्य आता है, तो उसमें पूरे जैसे महाकुंभ लगा है ऐसे वहाँ पर भी इसी तरह रश होता है और लोग आते हैं, कैंप बनते हैं और वहाँ की जो कमेटी होती है वो हिंगलाज माता की वो बड़े अच्छे से काम संभाल रही होती है, हिंगलाज सेवा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज मतदान होगा और 15 फरवरी को परिणाम आएंगे। प्रदेश में कुल 192 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 173 निकायों में चुनाव हो रहे हैं। 19 नगर निकायों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। यहां अगले साल यानी कि 2026 को चुनाव होंगे। प्रदेश में 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में इस बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। राज्य के कुल 44,74,000
269 शहरी मतदाताओं में से 22,525 पुरुष, 22,73,232 महिला और 512 अन्य मतदाता हैं। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में इस बार महिला मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रहेगी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी को खरीदने और कब्जे में लेने का इरादा एक बार फिर दोहराया है। इजराइल जहां ट्रंप के प्रस्ताव पर खुश है, वहीं हमास सहित कई अरब देश इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इजराइल हमास संघर्ष विराम की वजह से गाजा में भले ही शांति हो, लेकिन इस पट्टी के भविष्य को लेकर जोरदार कूटनीतिक हलचल जारी है। अरब और कई यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पट्टी को खरीदने और कब्जे में लेने का इरादा फिर दोहराया है। ट्रंप ने कहा कि गाजा को एक बड़ी रियल एस्टेट साइट के रूप में सोचा जाना चाहिए। गाजा को विध्वंस स्थल बताते हुए ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अब वहाँ लौटकर जाने के लिए कुछ नहीं है। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि विस्थापित फिलिस्तीनियों को सुरक्षित क्षेत्र में आवास मिल जाए तो वो गाजा वापस जाएंगे ही नहीं। गाजा को खाली करवाने और वहां बड़े पैमाने पर इमारतें खड़ी करने का प्रस्ताव ट्रंप पहले भी दे चुके हैं, जिसे मिस्र और सऊदी अरब सहित क्षेत्र के लगभग सभी बड़े देशों ने खारिज किया था। ट्रंप के नए प्रस्ताव का भी विरोध देखा जा रहा है। हमास ने इसे बेतुका बताया और कहा कि गाजा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि इजराइल इस पर गदगद दिखाई देता है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के प्रस्ताव को रचनात्मक और क्रांतिकारी करार दिया। गाजा को ही लेकर नेतन्याहू का एक प्रस्ताव भी कूटनीतिक टकराव का कारण बन रहा है। सऊदी अरब नेतन्याहू के उस बयान पर भड़का हुआ है जिसमें सऊदी भूमि पर फिलिस्तीनी राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया था। एक इजरायली चैनल को दिए साक्षात्कार में नेतन्याहू ने कहा था कि सऊदी के पास बहुत जमीन है और उन्हें वहां फिलिस्तीनी राज्य बना लेना चाहिए। वक्तव्य से नाराज सऊदी ने बयान जारी कर कहा कि फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन पर अधिकार है। गौरतलब है कि ट्रंप ने मिस्र और जॉर्डन से गाजा की आबादी को अपने यहाँ बसाने को कहा था। तब भी दोनों देशों ने इस प्रस्ताव को आलोचना के साथ खारिज कर दिया था। जानकार गाजा को लेकर ट्रंप के प्रस्ताव को गंभीरता से ले रहे हैं। हाल ही में इजरायली पीएम और ट्रंप की वाशिंगटन में मुलाकात हुई थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का इस बयान को दोहराना और भी अहम है। ट्रंप के इस प्रस्ताव को अमेरिका के सहयोगी देशों की तरफ से भी विरोध झेलना पड़ा है, लेकिन इजराइल इसकी सराहना कर रहा है। आने वाले दिनों में इसको लेकर कूटनीतिक उठापटक और टकराव का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। चीनी एआई चैटबॉट डीपसीक पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस सब के बीच ट्रैफिक को लेकर डीपसीक ने अपनी समकक्ष अमेरिकी कंपनियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। डीपसीक पर आरोप है कि इसका उपयोग चीन दूसरे देशों के लोगों की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी कर सकता है। आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चीन के एआई चैटबॉट डीपसीक को आकर धमाल मचाए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए कि व्यक्तिगत डेटा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने डीपसीक द्वारा अत्यधिक व्यक्तिगत डेटा संग्रह किए जाने का सनसनीखेज खुलासा किया है। साथ ही सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देकर अपने देश की सरकारी एजेंसियों को चेताया भी है। राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS ने जिन बिंदुओं को रेखांकित किया उनमें ऐप की असामान्य डेटा संग्रह प्रैक्टिसेस और कीबोर्ड इनपुट पैटर्न पढ़ना शामिल है। NIS ने खुलासा किया कि डीपसीक विज्ञापनदाताओं को यूजर डेटा तक असीमित पहुंच प्रदान करता है। साथ ही चीनी सर्वर पर जानकारी संग्रहित की जाती है, जिसकी चीनी सरकार के लिए उपलब्धता स्थानीय चीनी कानूनों के अनुसार संभव है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील सवालों पर डीपसीक के जवाबों में विसंगतियों को भी उजागर किया। वैसे दक्षिण कोरिया के कुछ सरकारी कार्यालय अपने यहाँ इसे पहले ही ब्लॉक कर चुके हैं। डीपसीक को अमेरिका में नासा और नौसेना जैसी एजेंसियों ने ब्लॉक किया है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया, इटली और ताइवान में इसके प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी सरकारी आदेश सामने आए हैं। यह पहली बार नहीं है जब डीपसीक को लेकर सवाल उठे हों। चीनी विदेश नीति और आंतरिक राजनीति से जुड़े सवालों पर इसके रिस्पॉन्स खूब चर्चा में रहे हैं। उधर डीपसीक आने के बाद अमेरिकी चैटबॉट ChatGPT का बाजार सिमटने की अटकलें फिलहाल निराधार साबित हो रही हैं। ताजा आंकड़ों को देखें तो जनवरी 2025 में ChatGPT ने विश्व की टॉप 10 वेबसाइट लिस्ट में 6ठा पायदान हासिल किया है। ChatGPT की यह अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है, जिसमें वेबसाइट पर ट्रैफिक में 5.91% का इजाफा देखा गया। वहीं सूची में कई नामी कंपनियों का ट्रैफिक धीमा भी पड़ता दिखाई दिया है। YouTube में यह गिरावट 0.91% और Facebook में 0.24% रही। याहू में तो 1.5% की बड़ी गिरावट आई। वहीं बढ़त बनाने वालों में एक्सेल प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसने अपने ट्रैफिक में 3.35% का इजाफा दर्ज किया। इंस्टाग्राम में भी 3.19% की उल्लेखनीय वृद्धि रही।
सूची में 29.21% ट्रैफिक भागीदारी के साथ गूगल टॉप पर है। डीप सीक अपने साथ जितनी संभावनाएं और नवाचार से जुड़े जितने सपने लाया है, उतने ही गंभीर सवाल भी हैं। वैसे भी एआई के दौर में डेटा संरक्षण और डीफेक की चुनौती जैसे मुद्दे वैश्विक चिंता का विषय बने हुए हैं। फ्रांस और भारत की संयुक्त मेजबानी में पेरिस में हो रहा एआई सम्मेलन भी इसी की मिसाल है।